चलो कल के सवालों को मिलाते हैं, कौन कौन से सही जवाब रहेंगे उसमें। ये कह रहे हैं द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो मार्क ट्वेन ने लिखी है किताब ये। एक ऑप्शन आ रहा है उसके बाद में आपका हरमन मेलविल की किताब है, वॉशिंगटन इरविंग की किताब है, या नथानिएल हॉर्थोन की किताब है। तो किताब का नाम है, लिख लेना, कहीं ना कहीं सवाल काम में आ जाएगा, पूछा जाएगा। तो ये है द स्कारलेट लेटर, और इस किताब को लिखा है, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है नथानिएल हॉथॉर्न, और ये रहने वाले हैं यूएसए के। और ये इनका एक नोवेल है। नोवेल मतलब उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है ये इनका क्या है? एक उपन्यास है, द स्कारलेट लेटर। अगला सवाल कह रहे हैं कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? किस में है बताओ? स्नैपचैट में। कह रहे हैं कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पल्लवों की राजधानी क्या थी भैया? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में। ये जो पल्लव वंश है ना, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका नाम था सिंहवर्मन फोर्थ। और पल्लव वंश की जो कैपिटल थी, राजधानी, वो थी कांचीपुरम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सवाल साउथ इंडिया का चेर, चोल, पांड्य, ठीक है, ये तैयार कर लो। अगले सेट में हो सकता है कि ये राजधानी पूछ ले कि बताओ चोल वंश की राजधानी क्या थी। ये साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं पुराने वाले, उनकी राजधानी और उनके संस्थापक याद कर लो, क्योंकि आने वाले पेपर्स में ऐसे सवाल वो मालूम कर सकता है। ठीक है, तो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? तंजौर। तो तंजावुर या तंजौर कहते हैं। चलिए अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? 2009 में G20 शिखर सम्मेलन के बाद कहा जाता है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड का गठन हुआ था। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड का काम क्या है? तो यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भाई स्थिरता इसका काम होगा। यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, या यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है दुनिया में। तो जो वित्तीय स्थिरता है उसको सुनिश्चित करने का काम इसी का है। तो ये काम क्या करता है भैया? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्या? वित्तीय स्थिरता बोर्ड। और वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये बना था 2009 में। वित्तीय स्थिरता बोर्ड कब बना था? 2009 में बना था। और इसका काम क्या है? वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना।
या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वित्तीय निगरानी करना और उसको सुरक्षित और सुनिश्चित करना। अब देखो ये लॉजिकल वाला सवाल था भाई, लॉजिकल वाला सवाल है, नाम ही पता चल गया वित्तीय स्थिरता बोर्ड। अब स्थिरता बोर्ड है तो स्थिरता बोर्ड क्या करेगा? फाइनेंशियल चीज़ों को स्थिर रखने का काम करेगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं। अगले सवाल में कह रहे थे कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ठीक है, अमिताभ बच्चन। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हर बार यही नहीं आएगा सवाल, इसका मतलब ये तय है कि जितने भी पुलिस के क्वेश्चन पेपर आएंगे उनमें जीएसटी का सवाल आएगा, कोई ना कोई जीएसटी का आएगा। पूरा डाटा आपके पास में है, आप उस डाटा पर काम करिए, ठीक है। जो पेपर बाकी बचे हो उनमें चीज़ें पूछी जाएंगी। चलिए कह रहे थे निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी की के बीच सीमा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा रेखा कौन सी है? तो वैसे उसे मैगी नोट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? मैगी नोट कहते हैं, लेकिन यहाँ नाम क्या है? KW लाइन कहते हैं उसको, है ना। 49वीं पैरेलल लाइन कहते हैं, 49वीं समांतर रेखा, या कह रहे हैं सिगफ्रीड लाइन कहते हैं, ये सेंगर लाइन कहते हैं। दुनिया में जो भी सीमा रेखाएं हैं, जैसा कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड है, 49वीं समांतर रेखा कनाडा और USA के बीच में है, ठीक है। मैगीनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। मैनरहीम रेखा बोलो फिनलैंड और रूस के बीच में है। मैनरहीम रेखा मतलब ये जो रेखाएं हैं इनको याद कर लो, कुछ ना कुछ आ सकता है, लेकिन क्या नाम दिया है उसको थोड़ा सा देख लेना। ये जो रेखा है ना KW वाली, ये KW लाइन जो है वो किस किस के बीच में है? तो फ्रांस और बेल्जियम, ये फ्रांस व बेल्जियम के बीच में है। आगे के लिए याद कर लो। ये 49वीं समांतर रेखा सब बच्चों को पता होगा, USA व कनाडा के बीच है। सिगफ्रीड लाइन जो है, सिगफ्रीड लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और जो सेंगर लाइन है ये रेखा है भैया जर्मनी और इटली के बीच में। जर्मनी और इटली के बीच। चलिए अगला सवाल देखें। कह रहे हैं विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अधीन आता है या के अंतर्गत आता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है? तो देखो विदेश व्यापार महानिदेशालय आता है किसके अंडर में रहता है बेटा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है विदेश व्यापार महानिदेशालय। किसका एक हिस्सा है? उपक्रम है मतलब ये। तो व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय का हिस्सा है। चलिए अगला सवाल देखें। ये कह रहे थे अगले सवाल में कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन या यूरेनियम? तो परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए कौन सी चीज़ कंपलसरी है? तो वो यूरेनियम है। यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, बोलो पोलोनियम है,
ये सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ लगा था? महाराष्ट्र के तारापुर में। ठीक है, ये भी याद रखें, पूछा जा सकता है और हो सकता बुलंदशहर वाला किसी न किसी सेट में खुल जा, नरोरा वाला। कह रहे हैं नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर? तो जाहिर सी बात है नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है वो किस ज़िले में आते हैं? गौतम बुद्ध नगर में। आसान सवाल था। कह रहे हैं विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं क्या? विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस, देखो दिवस आ रहे हैं पुराने, आपके पास में मैंने बहुत सारे दिवस लिखवाए हैं, तैयार कर लेना, कोई ना कोई सा दिवस जरूर आएगा। विश्व डाक दिवस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। तो कह रहे हैं कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? आपको मिनिस्ट्री लिखवाई गई थी अभी जब बैच पढ़ा रहे थे, तो उस बैच में मंत्रालय बताए थे ना, और ख़ास मंत्रालय खूब लिखवाए थे, और कैबिनेट वाले तो लिखवाए थे सभी। ठीक है, तो उसी में से है। तो बताओ 2024 के जून के महीने तक केंद्रीय गृह मंत्री का मंत्रालय किसके अंडर में है? बताओ। तो सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय दोनों किसके पास हैं? अमित शाह। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। ठीक है, देखिए अगला सवाल। भाई राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कौन सी? डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। ये कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सब बच्चों को पता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछी है 1905, 1947, 1857 या 1885। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं भैया, इसको सुनिए। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो था वो था मद्रास, चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई या कलकत्ता? तो मुंबई में था, जुहू वाला। जुहू मुंबई में पहला एयरपोर्ट था भारत में। ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कोचीन है। कोचीन सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कह रहे हैं कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? देखो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है, सुन लो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है, तो जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट, इसमें दो हैं। देखिए ये माल मतलब वस्तु के लिए तो है 40 लाख, जीएसटी लिमिट माल के लिए 40 लाख, और सेवा के लिए यह है 20 लाख, 20 लाख। ठीक है, सवाल के हिसाब से जवाब दीजिए। भारत में व्यवसायों के लिए, सेवाओं हेतु, कारोबार के लिए, सेवा के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो वो कितनी है बेटा? और यहीं पर सेवा शब्द ना होकर वस्तु हो जाता या माल हो जाता तो फिर 40 लाख। हो सकता है कि अगले पेपर में 40 लाख वाला सवाल दे दे और उसमें बच्चा 20 लाख लगा कर आ जा। तो सेवाओं के लिए, सर्विस के लिए 20 लाख और माल वस्तु के लिए 40 लाख, दोनों बातें याद रखनी है आपको।
अगला सवाल कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 127 में कह रहे हैं डॉट डॉट में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का, छवि इमेज का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? कह रहे हैं इमेज फिशिंग आएगा, कह रहे हैं कैट फिशिंग आएगा, VPN आएगा या सिमिशिंग आएगा, है ना? तो क्या आता है? सिमिशिंग आता है। तो सिमिशिंग ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये कह रहे हैं क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी बताओ। तो क्रोएशिया की राजधानी पूछिए क्या भैया? तो हाँ, जाग्रेब जो है क्रोएशिया की राजधानी है। एम्स्टर्डम किसकी है? नीदरलैंड की। और मैक्सिको सिटी वो तो मैक्सिको की है। ठीक है। कह रहे हैं आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? आतंकवाद से लड़ना है तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करें। तो शेयर करने से क्या लाभ मिलेगा? आतंकी घटनाओं की सूचनाओं को शेयर करने से क्या लाभ होगा? यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता। तो कौन सा लगेगा? सी ऑप्शन। और ये होता है बहुत बार। क्या होता है? आतंकी घटनाएं जो घटती हैं, जब वो घटनाएं एक मुल्क दूसरे मुल्क से शेयर करता है या एक टीम दूसरी टीम से शेयर करती है तो उनके लिंक देखे जाते हैं। बोलो। और लिंक के आधार पर बहुत सारी चीज़ें अगर सिमिलर होती हैं तो ये भी कहते हैं ये घटना एक ही आतंकी संगठन ने करी होगी, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। करेक्ट। चलिए, अगला सवाल कह रहे हैं, देखो ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के सवाल आ रहे हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं? अंग्रेजी में इसे कहते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट म्यांमार, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर होगा बताओ भैया। ये कहते हैं किसको बताओ? भूटान को। भूटान को क्या कहते हैं? हाँ, थंडर ड्रैगन की भूमि। थंडर ड्रैगन की भूमि या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। ये भी नाम कभी अंग्रेजी वाला दे दें, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहते हैं भैया? और हिंदी में कहते हैं थंडर ड्रैगन की भूमि। किसको कहते हैं? भूटान को। भूटान की राजधानी बताओ, मुद्रा बताओ। नगुल ट्रम। पड़ोसी देशों के सवाल आ रहे हैं, तैयार रहिए आप। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, फेसबुक, तो कौन सा नहीं है? गूगल एक सर्च इंजन है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सब बताए थे आपको, है ना, कौन कौन से स्थापना, मुख्यालय सब लिखवाए थे आपको। ठीक है। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध मतलब त्वरित यूट्रोफिकेशन है? यूट्रोफिकेशन को आपको पढ़ाया गया था एक बार। यूट्रोफिकेशन को हम लोग सुपोषण कहते हैं। अरे यूट्रोफिकेशन अंग्रेजी में, हिंदी में इसको सुपोषण कहते हैं। और एक दिन आपको बताया होगा
कि भैया समुद्र में मछलियां मर जाती हैं सुपोषण के कारण। तो बताया था समुद्र में जहाँ फास्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता होती है वहाँ पर पादप जो हैं वो बहुत तेज़ी से पनपते हैं। उसे कहते हैं वाटर ब्लूम, जल प्रस्फुटन। और जब वो मर जाते हैं तो उनका अपघटन करने के लिए जीव जंतु आते हैं छोटे छोटे, जो उस एरिया में पानी के अंदर की ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, जिससे मछलियां मर जाती हैं। तो सवाल यह है यूट्रोफिकेशन जो है वो मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है या ऊष्मीय प्रदूषण है? तो बेटा इसका सही आंसर आएगा जल प्रदूषण। देखो विमुद्रीकरण का सवाल है ना। ये कह रहे हैं 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अब देखो आपको विमुद्रीकरण बताया था, कितनी बार हुआ ये भी बताया था, पूरी जानकारी दी गई है, सवाल वहीं से है। अब बताओ उर्जित पटेल जो है वो उस समय जब नोटबंदी हमारे यहाँ हुई थी तो उस समय गवर्नर थे, 1946 में थोड़ी थे। नोटबंदी कब हुई थी? अब मोदी सरकार में। हाँ 2016 8 नवंबर को, तो उस समय उर्जित पटेल गवर्नर थे। अच्छा शक्तिकांत दास तो अब हैं, ठीक है। अच्छा डी सुब्बा राव बीच में आए थे, और ये सीडी देशमुख कहते हैं इसे इन्हें हम, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख सीडी। और ये सवाल ऐसे भी आता है कि स्वतंत्र भारत में पहले आरबीआई के गवर्नर यही थे, सीडी देशमुख। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और जब आरबीआई बना था तो पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? ऑसबोर्न स्मिथ। और अब कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग नंबर 4। अच्छा भाग नंबर 5 में क्या है? संघ। भाग नंबर 2 में क्या है? भाग नंबर 3 में क्या है? बोलो, सब पढ़े हुए हैं आपके। चलिए अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पुस्तक ए लाइफ, हाँ, मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मैथिली शरण गुप्त? तो ये निराला की किताब थी, नाम था उसका, याद रख लें आगे के लिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किताब थी। हालांकि निराला की हिंदी की किताबें बड़ी फेमस हुई थी, है ना। हाँ, हिंदी की किताब थी कुकुर मुत्ता, उसको निराला ने लिखा। निराला की एक किताब और थी तोड़ती पत्थर। निराला की एक किताब थी जूही की कली, मुक्तक थी। और राम की शक्ति पूजा किताब बहुत आती है, अब की बार हिंदी में आ जाएगी किताब कोई। निराला की किताबें अच्छे से पढ़ लो, लिखी हुई हैं सब आपके पास में, हो सकता है राम की शक्ति पूजा पूछ ले। कह रहे हैं आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण बताओ। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, जल वाष्प की उपस्थिति, वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। तो सब बच्चों को पता है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं भैया। कह रहे हैं रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े हैं या जुड़े थे? तो रमन सुब्बा राव ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। तो रमन सुब्बा राव का संबंध जिस खेल से है उसका नाम क्या है? और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे, इंग्लैंड या ब्रिटेन की तरफ से खेलते थे। क्रिकेटर जिनका नाम था रमन सुब्बा राव। रमन सुब्बा राव, हाँ, कहाँ की तरफ, किस देश से खेलते थे क्रिकेट? कभी पूछ लें अगले सवाल में। तो वो खेलते थे इंग्लैंड की तरफ से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? ये अभी तो 5-6 दिन पहले पढ़ाया था, है ना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आंसर आएगा गोदावरी। बताया था।
अभी पढ़ाया था कुछ समय पहले ये सवाल, 5-7 दिन पहले। चलो क्या कह रहे हैं, NHRC का पूरा नाम क्या है? ये सब देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, विश्व मानवाधिकार परिषद, और उनसे संबंधित सभी चीज़ें आपको करा दी हैं। सब चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आपकी डायरी में लिखी हुई हैं, और ये चीज़ें सब आपको बताई हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन, हाँ ये राइट्स है, नेशनल ह्यूमन राइट्स, हाँ कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, भारत का। चलो ये कह रहे हैं कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? कह रहे हैं बच्चे, महिला, दृष्टिहीन या युवा। तो याद रखें युवा। वर्ष 1985 को किस रूप में मनाया गया? ये सवाल ऐसा है, ये सवाल ऐसा है कि वर्ष 1985 को किस रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, पूरा वर्ष, दिवस नहीं है, वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब मनाया गया? 1985 को। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब मनाया गया? 1985 को। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनमें गहन और आगे की जांच और पूछताछ में सहायता करती हैं। किस प्रकार का अनुसंधान जो है वो आगे की जांच और पूछताछ में काम आता है? ऑप्शन आ रहे हैं मिश्रित, गुणात्मक, एक्शन या मात्रात्मक। तो गुणात्मक, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, अनुसंधान है, ठीक है, वो गुणात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणात्मक। तो ऑप्शन नंबर लगेगा कौन सा भैया? बी। चलिए अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, BRI का पूरा नाम पूछ रहे हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिसोर्स इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री, क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का प्रोग्राम है और ये 2013 में शुरू हुआ था। ये भी याद रखें किसका है? चीन का, और ये शुरू हुआ था 2000। कभी अगले सवाल में ये पूछ लें कि BRI, हाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम जो शुरू करा था चाइना ना, कब शुरू करा था? और इसकी खूब चर्चा रहती है जब चाइना से विवाद आता किसी मसले को लेकर, तो इस रोड की चर्चा होती है। चलिए अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, ये सवाल जो है ना, हाँ विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं। क्या आंसर आएगा बताओ? क्या आएगा? तो स्कैनिंग। क्या आएगा? हाँ स्नीकिंग आएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? ये तो पता ही होगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी भैया? तो मार्च 2004, जनवरी 2004, जुलाई 2000 और मार्च 2002। तो जुलाई 2000 में पहली कृषि नीति आई थी। तो प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति कब की थी? जुलाई 2000 की। पहली कृषि नीति कब की थी? जुलाई 2000 की। कह रहे हैं वर्ष 2 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बताओ कब? लिखा हुआ आपके सामने 2006। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो कह रहे हैं हाँ सियास लेम्मा, कैनेनिसा वेकेल, डेनिस किमेटो, रस्कुक। तो ये रस्कुक बने हैं अभी 2024 का सवाल है।
ये रसकुक बने हैं अफ्रीका को आर पार करने वाले, और इन्होंने जो कुल समय लिया है वो समय लिया है इन्होंने 352 दिन में। 352 दिन में अफ्रीका को आर पार करा है। और कितनी दूरी तय करी है इसको पार करने में, तो 16,000 प्लस किलोमीटर, 16,000 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करा है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अगला सवाल इनसे संबंधित कोई पूछेगा, रसकुक से संबंधित, तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जानकारी रखिए क्या क्या पूछ सकता है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो रसकुक हैं। कितने दिनों में यात्रा पूरी करी उन्होंने, 352 दिन। कितना सफ़र उनका तय हुआ है, 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा। कभी एवरेज में पूछ ले, 16,000, 20,000, 10,000, 12,000, तो 16,000। और कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। करेक्ट। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो जो बासमती का चावल है ना, उसकी जो प्रजातियां हैं वो पाकिस्तान ने चुराई हैं ऐसा बताया जाता है। तो उसके लिए कृषि अनुसंधान परिषद जो दिल्ली में हमारा, उसने कार्रवाई की मांग करी है। तो ऑप्शन लगेगा कौन सा भैया, डी। देखो कहाँ तक पाकिस्तान वाले आ गए, पाकिस्तान। अगला सवाल सुनिए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला बताई थी आपको। वारली चित्रकला के लिए फेमस है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो बताओ कहाँ वारली चित्रकला कहाँ की है। चित्रकला सब लिखवा रखी है, फाड़ चित्रकला, बारली चित्रकला है ना, कलमकारी भी लिखवाई है, ठीक है। हाँ, और आपको बंगाल की लिखवाई है काली घाट पेंटिंग, सब लिखवा रखी है। मधुबनी लिखवाई है बिहार की। तो ये सब आपकी डायरी में एक बार पढ़ लेना, उसमें से आ जाएंगी चीज़ें। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई। कितनी बार ये चिकनकारी भी लिखवाया, उसी जगह लिखवाया था। चिकनकारी कहाँ की है, लखनऊ की, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें जो अंतिम है। कह रहे हैं महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। समुद्र का जो जल है वो अम्लीय बन गया लगातार। तो अम्लीय होने के पीछे कारण क्या है, समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। क्या कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्री जल अवशोषित कर रहा है, इस वजह से। तेल का रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। तो मेन कारण क्या है, मैंने आपको बताया था, कोल्ड ड्रिंक की बात बताई थी एक दिन। तो मैंने कहा था कि पानी में अगर CO2 मिल जाती है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। ऐसे ही समुद्र अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा तो क्या होगा, पानी कैसा होता चला जाएगा, अम्लीय होता चला जाएगा, और उससे समुद्री जीवों के अस्तित्व पर खतरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई।